राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के पाठ 6 जनतंत्र का जन्म कविता के बारे में पढ़ा और जाना था, जिसका सार था कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उस कविता को तब लिखा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उन्होंने देश की आज़ादी के समय जब हमारे यहाँ नए नियम कानून बन रहे थे, नए संविधान का निर्माण हो रहा था और उन्हें लागू करने की बातें हो रही थीं, उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता का निर्माण इसलिए किया ताकि हमारे देश के नेता लोग, प्रबुद्ध लोग ये जान सकें कि जिस जनतंत्र का निर्माण हमारे यहाँ हो रहा है उसमें जनता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जनता उसका सर्वोपरि अंग है, सर्वप्रमुख अंग है। इसलिए जनता इसमें सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन होता है। वह जनता ही है जो हमारे नेताओं को चुनकर मंत्री और विधायक बनाती है और उन्हें हमारे यहाँ सभी नियमों कानूनों को चलाने का अधिकार प्रदान करती है। और अगर जनता नाराज़ हो जाए तो वो उन्हें पद से गिरा भी सकती है, अर्थात जनता पद पे आसीन करती है तो वो पद से गिरा भी सकती है। इसलिए जनता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए जनतंत्र में, और हमारा जनतंत्र जो है देश का सबसे विशाल जनतंत्र है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कविता की शेष पंक्तियों में कवि ने क्या कहना चाहा है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। बच्चों, दिनकर जी कहते हैं कि जब राज्याभिषेक का समय आया है तो तुम आरती लिए किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिरों में ढूंढ रहे हो, महलों में ढूंढ रहे हो या तहखाने में ढूंढ रहे हो? वे कहीं नहीं मिलेंगे। किस मंदिर में तुम देवता को ढूंढ रहे हो? जो जनतंत्र के देवता हैं वो तुम्हें कहीं सड़कों पर श्रम करते हुए मिल जाएंगे, खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिल जाएंगे। इसलिए जनतंत्र के देवता को मंदिरों में मत ढूंढो, राजमहलों में मत ढूंढो, तहखानों में मत ढूंढो। अगर जनतंत्र के देवता को ढूंढना ही है तो सड़कों पर जाओ और काम करने वाले मजदूरों को देखो, खेत खलिहानों में जाओ और किसानों को देखो। वही जनतंत्र के असली देवता हैं और असली पूजा के हकदार वही हैं, क्योंकि वही अनाज उपजाते हैं और तब हमारा देश भोजन प्राप्त करता है और उन्हीं के श्रमों के बदौलत हमारा देश सुसंपन्नता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे देश में जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, उनका अनदेखा नहीं होना चाहिए। उन्हीं की पूजा होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान कदापि नहीं होना चाहिए। कवि इन पंक्तियों के द्वारा यही कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फावड़े और हल, कुदाल और हल, फावड़े का मतलब कुदाल होता है और हल तो आप लोग जानते ही होंगे, लकड़ी का बना हुआ होता है जिससे खेती जोता जाता है। राजदंड का मतलब हुआ शासन करने का हथियार, धूसरता, धूल मिट्टी। तो इस तरह से कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि शासन करने का हथियार कहीं अलग से नहीं आएगा। शासन करने के लिए हमारे यहाँ किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो फावड़े और हल हैं, मतलब जो कुदाल और हल हैं, वही हमारे शासन के हथियार बनेंगे, क्योंकि उन्हीं कुदालों और हलों के द्वारा हमारे किसान खेतों में परिश्रम करके, धूल और मिट्टी में काम करके, उसी मिट्टी से, उसी धूल से सोने सा श्रृंगार सजाती हैं, अर्थात
सोने से अन्न को उपजाती हैं और वही अन्न जो है हमारे देश में सुख एवं संपन्नता को लाने का कारण बनता है, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ शासन और दूसरे हथियारों से नहीं, हमारे यहाँ शासन का हथियार होगा हल और कुदाल। उन्हीं के द्वारा खेतों में काम करके, धूल मिट्टियों में काम करके हमारे श्रमिक, हमारे किसान अन्न उपजाएंगे और वही अन्न हमारे संपन्नता का कारण बनता है, हमारे विकास का कारण बनता है। इसलिए जो फावड़े और कुदाल हैं उन्हीं को राजदंड का हथियार माना जाए। इस कविता के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं लास्ट में, अंतिम में, कि जनता को जनतंत्र का सर्वोपरि अंग माना जाए और ये जो जनता है उसे प्यार सम्मान दिया जाए, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। सत्ता में जो भी आए ये ध्यान रखें कि हमारे जनता की बुनियादी आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो उन्हें पूरा कर पाने में अक्षम होते हैं तो जनता उन्हें पदासीन जैसे करती है, वैसे पद त्याग करने के लिए भी उन्हें विवश कर सकती है, उन्हें पद से हटा भी सकती है। इसलिए जनता को जनतंत्र का प्रमुख अंग माना जाए, ये कवि की सबसे हार्दिक इच्छा है और इसी को कवि ने इस कविता में दिखाया है, दर्शाया है। बच्चों, हम लोगों ने इस कविता को जाना, इसके भाव को जाना, कवि ने इसे किस भाव से लिखा है ये जाना। अब हम जानेंगे इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थों को पुनः जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिएगा कि कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। इन्हें आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट भी कर सकते हैं ताकि ये आपको आगे की पढ़ाई के लिए, आगे इसके अर्थ को समझने में आपको सहायक बने। पहला है शुगबुगाना। शुगबुगाना का अर्थ होता है जागना। जब सुबह होती है, नींद खुलती है, तो व्यक्ति सुगबुगाते हुए ही आंखें अपनी खोलता है, अर्थात वो धीरे धीरे जागता है। नाद अर्थात स्वर, ध्वनि। नाद का मतलब होता है आवाज़, जिसे हम स्वर और ध्वनि भी कहते हैं। सांप हो चूस रहे। सांप हो चूस रहे अर्थात सुई चुभने जैसी वेदना। सुई चुभने पे जो कष्ट होता है उसे ही सांप हो चूस रहे कहा जाता है। गूढ़ अर्थात रहस्यपूर्ण। दुधमुही अर्थात नवजात बच्ची। दुधमुही का अर्थ हुआ नवजात बच्ची। भूडोल अर्थात धरती का हिलना डोलना या भूकंप। बवंडर अर्थात तूफान। तूफान बच्चों उसे कहते हैं जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी आती है, सारी व्यवस्था हमारी अस्त व्यस्त होने लगती है, जिसमें हमारा चल पाना मुश्किल होता है, पेड़ पौधे भी गिरने लगते हैं, वही बवंडर कहा जाता है, उसे ही हम बवंडर नाम देते हैं। आइए देखते हैं आगे के शब्दार्थ को। कोपाकुल। कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। जब व्यक्ति क्रोध से व्याकुल हो जाता है अर्थात अत्यंत क्रोधित हो जाता है तो उसे कोपाकुल कहते हैं। ताज अर्थात मुकुट। अब्द अर्थात वर्ष या साल। सहस्राब्द अर्थात 1000 वर्ष। गवाच अर्थात बड़ी खिड़की या दरीचा। तिमिर अर्थात अंधकार। वक्ष अर्थात छाती। विराट का मतलब बृहत अर्थात बहुत बड़ा। कोटि अर्थात करोड़। अभिषेक अर्थात राजतिलक। राजदंड राज्याधिकार या शासन करने का अधिकार। धूसरता मटमैलापन। राजप्रसाद अर्थात राजमहल। और फावड़े अर्थात कुदाल।
बच्चों, हम लोगों ने पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को जाना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे अभ्यास पुस्तिका में नोट किया होगा। आइए अब हम फिर से इस कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हुए इस कविता का एक बार फिर से पुनराभ्यास कर लेते हैं कि इस कविता का निहितार्थ क्या होगा। कुछ पॉइंट में, कुछ शब्दों में हम लोग इसे जानेंगे। तो इस कविता के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? बच्चों, आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे। इस कविता में दिनकर का स्वर उस वेदना को मुखर रूप में प्रदर्शित करता है जिसमें वे देश के किसानों की फिक्र करते हुए पूरी व्यवस्था को बतलाते हैं कि देवता मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों में बसते हैं। दिनकर जी ने इस कविता का पाठ 26 जनवरी 1950 को यानी कि पहले गणतंत्र दिवस के दिन किया था, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जनतंत्र का जन्म कविता में दिनकर जी ने भारत की आम जनता की भावना को व्यक्त किया है और इस कविता के द्वारा उन्होंने जनतंत्र के महत्व को बताया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन का आनंद लेना, पढ़ना और कल्पनाओं के तहत जीना जीवन की कठिनाइयों से निराशा पाने पर काबू पाने में मदद करता है। जीवन को अग्निपथ मानते हुए इस पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि कष्टों से विचलित न होकर अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब इसमें अभ्यास पाठ के तहत कुछ प्रश्नों को दिया गया है। आइए अब हम लोग साथ साथ उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके हल को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, दिनकर को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क. रश्मिरथी, ख. संस्कृति के 4 अध्याय, ग. उर्वशी और विकल्प घ. रेणुका। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ के प्रारंभ में बताया था कि दिनकर जी को उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हमारा विकल्प ग. उर्वशी सही उत्तर होगा। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? विकल्प क. नेता, विकल्प ख. जनता, विकल्प घ. अधिकारी और विकल्प घ. मंत्री। बच्चों, कविता में मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता को कहा गया है, इसलिए विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। जब जनता की भ्रिकुटी चढ़ती है तब क्या होता है? क. दर्द शुरू हो जाता है, विकल्प ख. खुशी की लहर दौड़ने लगती है, विकल्प ग. क्रांति का आरंभ हो जाता है, विकल्प घ. उपर्युक्त सभी। बच्चों, हम लोगों ने कविता का पाठ करते समय ये जाना था कि जब हमारी जनता क्रोधित हो जाती है, उसकी भ्रिकुटी चढ़ जाती है, तब एक क्रांति का आरंभ होता है और उस क्रांति के द्वारा बड़े से बड़े सत्ता को भी पलट दिया जाता है, इसलिए विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनतंत्र का दूसरा नाम क्या है? विकल्प क. राजतंत्र, विकल्प ख. सामंतवाद, विकल्प ग. पूंजीवाद, विकल्प घ. प्रजातंत्र। बच्चों, जनतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र है। इसे हम प्रजातंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसलिए विकल्प घ. प्रजातंत्र हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रदान करने वाले कवि हैं? विकल्प क. पंत, विकल्प ख. तुलसी, विकल्प ग. कबीर और विकल्प घ. दिनकर। हम लोगों ने जाना था पाठ में कि दिनकर जी ने ओज एवं राष्ट्रीय चेतना को बहुत ही मुखर स्वर दिया है, इसलिए विकल्प घ. दिनकर हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। कवि ने सिंहासन खाली करने का आह्वान किसके लिए किया है? विकल्प क. राजा के लिए, विकल्प ख. धनवान के लिए, विकल्प ग. रंक के लिए, विकल्प घ. जनता के लिए। बच्चों,
आप लोग सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों ने सोचा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है और वो आपकी सोच से मेल खाता है या नहीं। तो विकल्प घ जनता के लिए हमारा सही उत्तर होगा। भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? विकल्प क 1947, विकल्प ख 1977, विकल्प ग 1950, विकल्प घ 1955। बच्चों, इस बात से आप सभी परिचित होंगे, इसलिए इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। हाँ, विकल्प ग 1950 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? विकल्प क पद्मश्री, विकल्प ख भारत रत्न, विकल्प ग अशोक चक्र, विकल्प घ पद्म विभूषण। तो बच्चों, आप लोग इसे जान रहे होंगे, विकल्प घ पद्म विभूषण हमारा सही जवाब होगा। दिनकर, अगला प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? विकल्प क ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, विकल्प ख श्रृंगार, विकल्प ग प्रकृति और सौंदर्य, विकल्प घ रहस्यवाद। बच्चों, इसका जवाब आप लोग बताइए। आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही उत्तर। देखते हैं हम लोग। विकल्प क ओज एवं राष्ट्रीय चेतना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र में राजदंड क्या होंगे? विकल्प क ढाल और तलवार, विकल्प ख फूल और भौरे, विकल्प ग फावड़े और हल, विकल्प घ बाघ और भालू। बच्चों, इसे हल करिए। आप लोग सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, विकल्प ग फावड़े और हल इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? क ज्ञानपीठ, विकल्प ख पद्म विभूषण, विकल्प ग पद्मश्री और विकल्प घ साहित्य अकादमी। बच्चों, विकल्प घ साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका सही जवाब होगा। दिनकर जी को यही पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? विकल्प क निराला की, विकल्प ख दिनकर की, विकल्प ग महादेवी वर्मा की, विकल्प घ सुमित्रा नंदन पंत की। बताइए बच्चों। हाँ, आप लोगों ने सोच लिया होगा, विकल्प ख दिनकर की सही जवाब होगा। अब है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? ध्यान से देखिएगा बच्चों। विकल्प क 20 सितंबर 1908 को, विकल्प ख 21 सितंबर 1908 को, विकल्प ग 22 सितंबर 1908 को और विकल्प घ 23 सितंबर 1908 को। बच्चों, इसका सही जवाब होगा विकल्प घ 23 सितंबर 1908। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? विकल्प क 21 जनवरी 1971, विकल्प ख 22 फरवरी 1972, विकल्प ग 23 मार्च 1973 और विकल्प घ 24 अप्रैल 1974। इसका सही जवाब होगा विकल्प घ 24 अप्रैल 1974। बच्चों, हम लोगों ने जनतंत्र का जन्म कविता का पाठ किया, कवि के बारे में भी कुछ बातों को जाना, कविता के भावार्थ को जाना, उसके कठिन शब्दों को जाना और इसके तहत कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया। इस तरह से अब हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के हल के द्वारा आप लोगों ने इस कविता को अच्छे तरह जाना होगा, इस कविता से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। अगली कक्षा में हम फिर एक नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पाठ का और अगले पाठ का भी जो आप पढ़ने वाले हैं अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, उसे पढ़िएगा ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो।
अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।